आपने कई बार कई प्रोजेक्ट्स को लेके वादे किए लोगों के साथ, जिसमें मैं ख़ास तौर पर आपको अगर याद होगा 2014 में मैंने यहीं पे आपका इंटरव्यू लिया था, तो हॉस्पिटल के बारे में हमने बात छेड़ी थी। आपने वेरिना के हॉस्पिटल लोगों से ये वादा किया था कि मैं आपको वेरिना हॉस्पिटल को अपग्रेड करके दूंगा, लेकिन वो वादा सिर्फ वादा रहा, वो कभी पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस के जितने भी लीडर हैं उन्होंने खानदानी राज इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। चाहे उनका मानना है कि कांग्रेस सरकार ने डूरू और वेरिना के बीच में एक दरार डाली है, वेरिना और कपरन के लोगों के बीच में एक दरार पैदा की है। किस वजह से? जैसे कि यहाँ पे तहसील ऑफिस आपने आपने दे दिया, ये आपकी सरकार थी। नहीं, ये भी उसमें आपने नहीं दिया। नहीं, ये हम बोलते हैं। नहीं, आया होगा ये हम बोलते हैं। नहीं, हम बोलते हैं ना, आपने दिया। सही बता देना। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम बोलते हैं कि कांग्रेस ने लाया, ये हम बोलते हैं कांग्रेस ने लाया। उसमें शाहबाद वाला नाम रखने की क्या जरूरत पड़ी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का एक बार हमारे साथ फिर से जुड़ने के लिए। जिस तरीके से आप सबको पता है कि वादी कश्मीर में डीडीसी इलेक्शंस के लिए इस वक्त बिगुल बज चुका है। इलेक्शंस की अनाउंसमेंट हुई है और कुछ दिनों के बाद वोटिंग होने को है। तो इसी चर्चा पे जिस तरीके से हम आपकी मुलाकात हर एक उस कैंडिडेट से करवा रहे हैं जिन्होंने अपनी नामजदगी के कागज़ दाखिल किए हैं, लेकिन आज हमारे साथ मौजूद है एक ख़ास मेहमान जिनको किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद है प्रदेश कांग्रेस के सदर गुलाम अहमद मीर। मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। शुक्रिया। मीर साहब, जिस तरीके से डीडीसी इलेक्शंस की अनाउंसमेंट हो गई है, तो आपका जो ताल्लुक़ है वो डूरू कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो किस तरीके की सिचुएशन अभी है? नहीं, देखिए, इस वक्त हमारा ताल्लुक़ तो पूरे रियासत जम्मू कश्मीर के साथ में है, वैसे तो एक नेशनल पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट होने के नाते। तो मगर हमने इन डीडीसी चुनावों को पहले ही वेलकम किया। जिस तरीके का अमेंडमेंट करके इन चुनावों को वजूद में लाया गया पंचायत के 3rd टियर को कंप्लीट करने के लिए, तो कांग्रेस पार्टी ने इसका वेलकम किया, क्योंकि एक्चुअल स्पिरिट ऑफ 3 टायर सिस्टम जो था 73rd अमेंडमेंट में, उसमें फर्स्ट लेयर जो हल्का पंचायत है वो एज पर दैट थी। सेकंड लेयर जिसको बीडीसी हम कहते हैं, उसको शॉर्टकट वक्ती सरकार ने कर दिया, एक इलेक्टोरल कॉलेज इनडायरेक्ट तैयार किया, वो भी डायरेक्ट इलेक्शन से होना था। अब 3rd टियर का जो डिज़ाइन पहले बनाया गया था उसको इन्होंने चेंज करके डायरेक्ट इलेक्शन में डाल दिया। मेरे ख्याल से ये उसको 3rd टियर को ज़िला पंचायत को और मजबूती और ताकत बख्शेगा। जब लोग डायरेक्ट लोगों से चुन के आएंगे तो उनके कुदरती बात है कि उनके इख्तियारात भी उसी तरह से दिए जाएंगे। रही बात चुनाव सिलसिले की, वो आपने बेहतर सुना है कि ये चुनाव जम्मू कश्मीर में भाजपा सरकार के पॉलिसीज़ ज़मीन पर जो इम्प्लीमेंट हो रही है उसकी अक्कासी करेंगे जम्मू कश्मीर के लोग। दावे तो बहुत आ रहे हैं हिंदुस्तान से, प्रधानमंत्री के दफ्तर से, लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से, मगर ज़मीनी सतह पर खासकर पिछले 6 साल में कहूँगा 2014 से, जब से बीजेपी पीडीपी की सरकार थी, फिर गवर्नर राज था, फिर यूटी में हैं हम, और जिस तरह से स्टेट की गर्दन तोड़ी गई और ये कहा गया कि तरक्की का दौर चलेगा। अब 15-16 महीने हो गए। मेरे ख्याल से अब यहाँ के नौजवान, जम्मू कश्मीर के नौजवान बेहतर उसको एंडोर्स करेंगे। अगर कुछ ज़मीनी सतह पर हुआ है तो वो उसको अंडरस्टैंड करेंगे, अगर नहीं हुआ है तो हम लोगों ने अपने आप को, कांग्रेस पार्टी ने लोगों के सामने रखा है एक मजबूत इरादे के साथ। और जितने कैंडिडेट हमारे मैदान में हैं, मैं समझता हूं कि पूरे जम्मू और कश्मीर में कांग्रेस पार्टी अकेली पार्टी है जो मैक्सिमम कैंडिडेचर के साथ रियासत जम्मू। कुछ कैंडिडेट्स के साथ हमने बात की तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आज तक जितनी भी सरकारें हैं उसमें कांग्रेस को भी शामिल किया जाता है, तो उन्होंने यहाँ पे 3 टायर सिस्टम को लागू नहीं होने दिया। तो ये किस हद तक ये गलत है? अगर कोई कैंडिडेट, उसको अहमियत नहीं होगी। अगर उसको अहमियत होती तो ये 73rd अमेंडमेंट का स्पिरिट जो है वो कांग्रेस पार्टी ने ही इस रियासत में लाया। 2014 में हम एनसी के साथ कोलिशन में थे, हमने 2002 की कोलिशन में भी इसमें जोर दिया था, नहीं हो पाया था, मगर 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोलिशन हुकूमत में हम ही ने 73rd बेस्ट लाए थे और स्टेट पंचायत एक्ट में डाले थे, और उसी में ये डिज़ाइन था। इम्प्लीमेंट ना होने की वजह क्या रही?
इम्प्लीमेंटेशन तो आज के दिन पर अब आज की सरकार पर था ना। क्रेडिट तो अभी भाजपा या गवर्नर राज को हो रहा वो है। चाहे क्रेडिट कोई भी लेगा, मगर हकीकत बात यह है कि ये 3 टायर सिस्टम वजूद में लाया कांग्रेस पार्टी ने। उसको कोई और स्टेक होल्डर नहीं बन सकता है, वो भाजपा को खुद भी पता है। जब वो पीडीपी सरकार के साथ हिस्सेदार बने थे, उन्होंने इस 3 टायर सिस्टम को वाइंड अप किया था, रोल बैक किया था। ये तो थैंक्स टू एनएन वोरा, जब सरकार गिरी, एनएन वोरा साहब यहाँ गवर्नर थे, हम लोगों ने उनको कई बार रिप्रेजेंट किया और उन्होंने उस अमेंडमेंट को रिवोक किया और वापस हमारी बनाई हुई अमेंडमेंट को 3 टायर सिस्टम में डाला। मुझे बताइए, आर्टिकल 370 या 35A की यहाँ स्टेटहुडशिप की बात करें, जिस तरीके से पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस या जितनी भी पार्टियाँ बाकी गुपकार अलायंस में हैं, तो आपको लगता है कि वो सही फैसला है उनका यहाँ पे 370 को वापस लाने का? देखिए, जमहूरियत में आप किसी का गला नहीं घोंट सकते हैं। अपना अपना परसेप्शन होता है और अपनी अपनी पार्टी की एक अपनी लाएअमल होती है। कौन पार्टी क्या अपना लाएअमल बनाकर क्या लोगों के सामने लेकर जाना चाहता है, उसके बेहतरीन जज लोग होते हैं। हमने पहले भी कहा था, हमने मतलब कांग्रेस पार्टी ने पहले भी और जम्मू कश्मीर के लोगों को समझाने की कोशिश की थी, 370 हो या 35A हो, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना पीडीपी ने बनाया था, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बनाया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कांग्रेस की क़यादत, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की क़यादत में B.R. अम्बेडकर के हेडेड कमेटी ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम दिया। उस वक्त जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये डाला गया, तो नेचुरल सी बात है, ये किसी नेशनल पार्टी सब हिस्ट्री मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है, हमारे देखने वालों को भी मालूम है। मुझे बताइए, आप अपनी ज़ाती राय बताइए, क्या गुपकार अलायंस में जितनी पार्टियां हैं 370 को वापस लाने के लिए उनका ये फैसला सही है या गलत है? मैं कैसे कह सकता हूँ? मैं दूसरी अपनी ज़ाती राय, अपनी ज़ाती राय। मैं क्यों, मैं कोई जज तो हूँ नहीं। किसी पार्टी का कोई लाएअमल होता है, उसके बेस्ट जज तो लोग होते हैं। जब वो लेकर लोगों के बीच में जाएंगे, अगर लोग उसको एंडोर्स करते हैं, इतने भी आपने भी एक मीटिंग अटेंड की उनके साथ? नहीं, हमने कोई गुपकार एजेंडे की मीटिंग नहीं अटेंड की। हमने जब हमारा उनका मतलब लोकल लेवल पर सीट एडजस्टमेंट की बात हुई थी, उसमें हमारी एक सब कमेटी थी। सब कमेटी में हर पार्टी के 2-2 लोग थे। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट इन सीटों का कहाँ पर किसका बनता है, उसकी एक फाइनल टच की, सीट शेयरिंग की फाइनल टच को लेकर कहीं पर पीडीपी को नाराज़गी थी कि हमें जितना मिलना था नहीं मिला, कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस भी रो रहा था, कहीं कांग्रेस को भी हमें लग रहा था कि फलानी जगह हमें सीट मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। उसको लेकर एक आधे घंटे की फारूक साहब ने मीटिंग लाई थी टू सॉर्ट इट आउट। फिर उसमें एक बेहतर तरीका निकाला था कि हम परसेंटेज नहीं देखेंगे पार्टी का, किस पार्टी का। इवन फारूक साहब ने उसमें बहुत दिलेराना तरीके से कहा, जबकि जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो सबसे पुरानी और सबसे बड़ी सेकुलर पार्टीज़ में वही है। ऐसा कह सकते हैं कि सेंटर में इक़्तिदार बचाने के लिए आपने गुपकार डिक्लेरेशन में हिस्सा नहीं लिया? नहीं, वो तो आपकी लैंग्वेज हो सकती है। हम नेशनल पार्टी है, हमने किसी जगह पर भी कोई भी कदम उठाने से पहले हमें बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है। ये कोई सेंटर बचाने, सेंटर में कौन से हम सरकार में थे आज? ये मुझे सरकार, आगे इलेक्शन होंगे, अलग अलग स्टेटों के होंगे, अलग अलग मुद्दे होंगे। जम्मू कश्मीर के मुद्दे जम्मू कश्मीर के लिए, बिहार के मुद्दे बिहार के लिए, हिमाचल के मुद्दे हिमाचल के लिए। अगर कल सेंटर में आपकी हुकूमत आती है तो आप जम्मू कश्मीर को 35 से 370 स्टेटहुड वापस देंगे? मैं पहले आपको बताऊंगा, हम लेने वालों में तो नहीं है। नहीं, देने वाले, मैं देने की बात कर रहा हूँ। लेने वाले तो लेने वालों ने पहले बात समझ लीजिए, आपके जरिए मेरे लोग सुनेंगे ना। हम लेने वालों में तो नहीं है ना। पहले ये बताइए, अगर कांग्रेस कसूरवार है कि आपने लिया है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं कि आप वापस देंगे? हम तो देने वालों में रहे, वही तो मैं, हम तो एस्टेब्लिश करने वालों में रहे। कुदरती बात है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो फैसले हैं वो मेरे फैसले हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ऑन रिकॉर्ड है, वहाँ किसी फर्द का फैसला नहीं चलता है। वर्किंग कमेटी हेडेड बाय कांग्रेस प्रेसिडेंट ये है कि वी विल फाइट फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट अलॉन्ग विद कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज। तो जब मेरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी ये फैसला लेती है, जब हमारी मरकज़ में सरकार बनेगी या हमारी मेजॉरिटी आएगी, कांग्रेस पार्टी उस वक्त क्या कदम उठाएगी वो हम आपको उस वक्त बताएंगे। आपकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट को, अगर आपकी सरकार आई?
अगर राहुल गांधी जी कल हमारे पीएम बनते हैं तो उस टाइम ये तो मैं कह सकता हूँ कि अगर वहाँ पे आप उनको ये बताओगे कि हमें आर्टिकल 370 या 35 से वापस, ये तो नामुमकिन सी बात है कि वो ना नहीं करेंगे। देखो, पहले तो ये हाइपोथेटिकल सवाल है कि अगर वो कल आते हैं, जब आएंगे दुनिया देखेगा। जब वो आएंगे वो अपने किसी इलेक्शन मैनिफेस्टो के मुताबिक आएंगे। इलेक्शन मैनिफेस्टो आपने हमारा 2019 का भी पढ़ा होगा, और जब अगले 2024 में मैनिफेस्टो आएगा उसमें जो हमारी कमिटमेंट होगी हम उस पर उतर के आएंगे। आपने जो आपका पहला जो रिसेंटली पार्लियामेंट आया उसमें मैनिफेस्टो में आपने ये मेंशन किया था 370 को हटने नहीं देंगे, लेकिन अभी भाजपा ने हटा दिया। आपको लगता है कि उस मैनिफेस्टो में वो बात जो आपने मेंशन की थी 370 को नहीं हटाने देंगे, उससे आपको कोई नुकसान हुआ बाहर की स्टेटों में? वो देखो, वो हम एनालाइज कर रहे हैं, मगर एक जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक सिंसियर कमिटमेंट तो दी ना एक मुल्की सतह की पार्टी ने, जो और कोई मुल्की सतह की पार्टी न दे सकती है न कभी दी है। और उस हद तक इवन हमारी रीजनल पार्टीज भी कई जगह पर खामोश रहे, मगर राहुल गांधी का दिलेराना वो कदम आप देख लीजिए, जब उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो चीज़ें रखी है वो कोई किसी के दबाव में ही नहीं रखी है, वो उसकी कमिटमेंट है, वो उसको पता है इसका बैकग्राउंड क्या है, ये किस हालात में दिया गया है और किन्होंने दिया है। वो एक लेगेसी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस लेगेसी को उसको आगे कायम रखना है। हिंदुस्तान की सेकुलरिज्म की मजबूती के लिए राहुल गांधी ने काम किया है, काम करेंगे। उनको उस नज़र से देखना है किस भी खित्ते में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या कमिटमेंट है, उस पर राहुल गांधी खड़ा उतरेंगे। मीर साहब, ये थे अभी नेशनल पॉलिटिक्स की बात। अभी मैं स्टेट जो आपकी कश्मीर वादी में पॉलिटिक्स है उस पर बात करूंगा। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस के जितने भी लीडर हैं उन्होंने खानदानी राज इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। चाहे मैं कई नेताओं के नाम लेना चाहूँगा, लेकिन मैं अभी नहीं लूँगा क्योंकि मैं किसको पर्सनल टारगेट नहीं, जिन्होंने अपने बच्चों को मैंडेट दिया है डीडीसी इलेक्शंस के लिए, जबकि उनके कुछ खास वर्कर थे जिन्होंने काफ़ी मेहनत की पिछले 20 सालों 30 सालों से, उनको रिजेक्ट किया। पहली बात तो हमने इन चुनावों में कोई स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड नहीं बनाया, इलेक्शन अथॉरिटी नहीं बनाई। ये चुनाव प्योरली डिस्ट्रिक्टों और ब्लॉकों पर छोड़ दिया गया, क्योंकि आप बेहतर जानते हो कि ये अचानक ही चुनाव आया, कॉन्स्टिट्यूंसी क्रिएट हुई और फॉलोड बाय इलेक्शन ये हो गया। तो कोई भी पार्टी इतना नेटवर्क नहीं रखता था कि वो घर बैठे ये कर लेता। डिस्ट्रिक्टों और ब्लॉकों से ये फैसले कराए गए, और मैंने तकरीबन जम्मू कश्मीर में 190 कैंडिडेट उतारे एज ए कांग्रेस। अगर आप 190 में से कोई एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कहेंगे, एक सेगमेंट में कहेंगे कि ये मीर साहब ने फैसला किया, पैनल ये आई थी, लोगों ने ये रिकमेंड किया था और मीर साहब ने ये नहीं किया बल्कि ये किया, तो ये सवाल मैं किसी का भी मतलब अपने सर माथे लूँगा। मुझे बताइए, वेरीनाग ब्लॉक की अगर बात कीजिए तो आपने अपने बेटे नसीर मीर, अभी मैं आप बोल रहे कि ब्लॉक बॉडी ने फैसला लिया, लेकिन कुछ लोग जो आपके पार्टी से जुड़े हुए थे जिनके बारे में प्रेस नोट भी निकाला गया कि उनको एक्सपेल किया गया, तो उन्होंने ग्राउंड सतह पे यही बात रखी कि मैंने कहीं पे पुल की बात की थी, कहीं पे नौजवानों की बात की, तो उस वजह से हमें एक्सपेल किया गया। गलत कह रहा है वो साथी, अगर कह रहा है लोगों को गुमराह कर रहा है, उसको अपने वजूद को देखना चाहिए। मैंने उसको, नसीर मेरा शायद बेटा नंबर 3 था, बेटा नंबर 1 की तरह मैंने उस लड़के को पाला है और सियासत सिखाया। पंच मेंबरी से, सरपंची से लेकर बीडीसी तक कैसे कैसे वो आया, वो उसके ज़मीर को उसको पूछना चाहिए। फिर तंजीमी ओहदेदारी उसको दी, वो भी आउट ऑफ टर्न दी, ताकि एक दबे कुचले इलाकों के लोग हैं उनको भी मौका मिले अपने लोगों की ज़बान बनने का। और फिर उसने ओहदेदारी को कैसे इस्तेमाल किया वो मेरे से मत पूछिए, वो तो छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी। अगर वो बीडीसी चेयरमैन है, उसके पंचों और सरपंचों को पूछिए। मैं आपको 2 मिसालें दे दूंगा, कोई 2 हलकों की। अचानक वहाँ पर जाकर 2 साल के बीडीसी चेयरमैनशिप के तौर तरीके वहाँ सुन लीजिए आम लोगों से बीडीसी का। रही बात तंजीमी प्रेसिडेंटशिप, उसको दी, और तंजीमी लोग, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे शाहबाद ब्लॉक में 30 बूथों पर 60 मतलब इलेक्टेड बूथ लेवल डेलीगेट है।
जो तंजीम ने उनके काबिलियत के बुनियाद पर पाया। इन 30 दूने 60 बीडी ये डेलीगेट्स में से आप कोई भी 15 लोग अचानक, मैं नहीं कहूँगा कि मैं लिस्ट दे दूंगा आपको। आपको नहीं लगता है कि उसके सब आपने जब उसको एक्सपेल किया तो कांग्रेस के वोट डिवाइड हो गए? नहीं, देखो, जब एक चीज़ एक्सट्रीम पर चला जाता है, जिसको पार्टी डिसिप्लिन के अंदर रहकर कुछ भी कहने का इख्तियार था, वो कांग्रेस में हिंदुस्तान में मानी जाती है। इनर पार्टी डेमोक्रेसी अगर कहीं है, अगर हमें कुछ भला बुरा भी कहना हो और इंटरनल फोरम्स में ठोक के अपनी बात कहते हैं, मनवाते हैं, कभी मनवाते हैं, कभी नहीं मानी जाती, बट दिस इज ए कॉमन डिसीजन मेकिंग। मगर जो आदमी अपनी बात अंदर रखने के बजाय दूसरे फोरमों में, बीजेपी के फोरमों में, अपनी पार्टी के फोरमों में, अधिकारियों के पास में, एजेंसीज के लोगों के पास में अपने घर की बराबला करेगा, तो उसको क्या ज़मीर से पूछो, उसको क्या आपको फिर उस प्लेट पर खाने का हक बनता था जिसकी आप थूकने की बात करते हो? और ये कोई जुमा 8 दिन में नहीं हुआ, और ये पिछले कई महीनों से, बल्कि 2 साल से ये इनपुट्स, ये रिपोर्ट्स उसके बाहर, दरवाजे के बाहर वो क्या कह रहा है। फिर भी मैंने उसको औलाद कहा था। मैं आज भी उस परिवार को रिस्पेक्ट करता हूँ। ये नहीं कि चुनाव के खातिर हम अलग अलग जाएं तो किसी के मतलब किसी का रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट में बदलेगा। उसके फादर को मैं आज भी सलाम करता हूँ। ऐसा नहीं है, जहाँ आदमी हक नमक हुआ हो तो वो ताउम्र होता है, सियासी डिफरेंसेस अलग हो सकती है, मगर उसने धीरे धीरे उठाने के बजाय, धीरे धीरे चलने के बजाय उसने शॉर्टकट मारने की कोशिश की हर चीज़ में जोर ज़बरदस्ती। जब बीडीसी मेहनत करता था, जब बीडीसी चेयरमैन के लिए वो खड़ा हुआ, इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ, वो उसको पूछो तुम जम्मू में क्या फैसला किए थे, यहाँ क्या हमसे उन्होंने बात की तो उस टाइम ये उन्होंने बोला कि जब मैं बीडीसी के लिए उठा तो मीर साहब की कुछ बंदे खड़े हो गए जो मुझे बनाने नहीं दे रहे थे। आप मेरी बात नहीं सुन रहे। मैं सवाल एक कर रहा हूँ, उसको पूछो जब तुम जम्मू आए 8 लोग लेकर, आपने जम्मू में क्या फैसला दिया, हु शुड बी द बीडीसी चेयरमैन, ये इतना पूछ लो उसको। और फिर वहाँ फैसला लेकर एफिडेविट पर साइन करके 15 लोगों ने उसके वहाँ से निकलने के, उधमपुर पहुँचने से पहले आपने क्या फैसला लिया, क्यों लिया? अगर आपको वही फैसला लेना था, कौन आपको रस्सी बांध के था? जब आपने वहाँ 20 लोगों के सामने फैसला लिया है कि ये मेरा फैसला है, ये हम लोगों का फैसला होना चाहिए, आधे घंटे के बाद बदला क्यों? और फिर हमारी नीयत देख लीजिए, जब उसने बदला भी फैसला, मैंने कहा तो भी कोई बात। फिर 2 लड़के अपने ही घर के हुए, क्योंकि वोट सारे हमारे ही थे, 2 लड़के अपने हुए। फिर मेरी नीयत देख लीजिए, मैंने दूसरे लड़के को, खुद हाउस अरेस्ट था, कैसे किस तरह से किसी सीनियर आदमी से बुला करके उसको बिठाया, उसको विड्रॉ करवाया और दोनों को साथ किया। मैंने कहा नहीं, शाहबाज को मदद करो, इसको अच्छे वोटों से जिताओ। मुझे बताइए, कल मैंने सोचा शायद हर लेवल पर यही होगा, मैं जो कहता जाऊंगा होता जाएगा। तंजीमों में, खासकर कांग्रेस तंजीम में वो नहीं होता, यहाँ कलेक्टिव डिसीजन होता है। कल मैंने एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से बात की, हमने इंटरव्यू किया था उसका, तो उन्होंने बड़े ही मुख्तसर अंदाज में उन्होंने पीर शहबाज का नाम लिया। उन्होंने 2-3 और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का नाम लेते हुए ये कहा कि हमने इसलिए इंडिपेंडेंट फॉरम भरा, हमें डूरू कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस को भगाना है। तो उस पर क्या राय? वो उनकी राय होगी, जनता फैसला करेगी ना। अब उसमें मैं राय थोड़ी दूंगा, वो उसकी राय है। फैसला किसने करना है? मैंने थोड़ी करना है, अवाम को करना है, अवाम ने करना है। आने दीजिए तारीख, अवाम फैसला करेगा। आप किस नंबर पे अपने बेटे को देख रहे हो इस वक्त? नंबर 1 जीत के जाएगा इंशाल्लाह। मीर साहब, उसके अलावा मैं कुछ प्रोजेक्ट्स की भी क्योंकि आप 2002 से 2014 तक इस कॉन्स्टिट्यूंसी में एमएलए रहे, मिनिस्टर भी 2 बार आप रहे, आपने कई प्रोजेक्ट्स को लेके वादे किए लोगों के साथ, जिसमें मैं ख़ास तौर पर आपको अगर याद होगा 2014 में मैंने यहीं पे आपका इंटरव्यू लिया था तो हॉस्पिटल के बारे में हमने बात छेड़ी थी। आपने वेरिना के हॉस्पिटल लोगों से ये वादा किया था कि मैं आपको वेरिना हॉस्पिटल को अपग्रेड करके दूंगा, लेकिन वो वादा सिर्फ वादा रहा, वो कभी पूरा नहीं हुआ। वो हुआ है, जो हमने कहा वो हुआ। सर, हम यहाँ के रहने वाले हैं, मैं एमएलए हूँ, आप रहने वाले हो, पता सब कुछ थोड़ी आपको। जो मैंने कहा, यहाँ कहते थे लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मैंने कभी नहीं कहा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मैंने CHC कहा, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ये बनेगा। उसका ऑर्डर आज भी जाकर देख लीजिए, उसी के तहत वो उसकी अपग्रेडेशन हुई। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 2-2 कदम पर नहीं हो सकता है, ऐसा कोई सरकारी नियम नहीं है। ये मेरे यार दोस्त कहते थे
कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। अब अगर आपने उनके ज़बान से बार सुना, मैंने कभी मैं भी CHC की बात कर रहा हूँ। बट मैं CHC की बात कर रहा हूँ। CHC का ऑर्डर वेरीनाग के पास है, उसी के तहत तो अपग्रेडेशन हो रही है। यही तो एक्चुअल और बाहर सुनने में तो यही तो फर्क है सर। उसके बगैर मैं कितने प्रोजेक्ट्स का नाम ले लूं? नाम बताओ। मैं रोपवे प्रोजेक्ट जो था यहाँ पे, आपने कहाँ पे दिया? कहाँ पे? फारूक इंद्राबी को पूछो, मुफ्ती साहब ने विड्रा क्यों किया? मैंने दिया है। मैं मेरी कमिटमेंट में फेल नहीं हूँ। मैं बार बार एक सवाल आपसे पूछता हूँ, पूछो। शायद आपको याद होगा, कपरन देसा रोड। जब भी कभी मैंने आपका इंटरव्यू किया तो ये सवाल मैंने जरूर छेड़ा। 2014 में भी आपने यही बोला कि बस होने वाला है, लेकिन वो हुआ नहीं। मैंने कहा जब तक मेरी UPA की सरकार दिल्ली में थी, वो स्टेट सरकार का प्रोजेक्ट नहीं है। आज आपको कोई सरपंच कहेगा एयरपोर्ट यहाँ डालूंगा, तो वो दिन में सपने देखने के बराबर है। जिसका जो लेवल है वो वही होता है। जो कपरन देसा रोड की बात है, ये दुतरफा डोडा साइड से और कश्मीर साइड से हम दोनों नुमाइंदों ने पहल की है। प्रोजेक्ट उसका तैयार किया, प्रोजेक्ट की क्लियरेंस ली, उसमें दुनिया भर की क्लियरेंसेस लेनी थी। क्लियरेंसेस लेने के बाद सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री तक पहुंचाया। इससे पहले कि उसमें वहाँ पर अप्रूवल होकर कि फंडिंग रिलीज होती, 2000 करोड़ का वो 15 किलोमीटर का टनल बनता था उसमें। इससे पहले कि उसका फॉर्मल सैंक्शन हो जाता, फिर किसी कंपनी को जाता, तो सरकार हमारी आउट ऑफ पावर। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा। लोगों का मानना है कि कांग्रेस सरकार ने डूरू और वेरीनाग के बीच में एक दरार डाली है, वेरीनाग और कपरन के लोगों के बीच में एक दरार पैदा की है। किस वजह से? जैसे कि यहाँ पे तहसील ऑफिस आपने आपने दे दिया, ये आपकी सरकार थी। नहीं, ये भी उसमें आपने नहीं दिया। नहीं, ये हम बोलते हैं। नहीं, आया होगा नहीं, ये हम बोलते हैं। नहीं, हम बोलते हैं ना, आपने दिया। सही बता देना कहीं से। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम बोलते हैं कि कांग्रेस ने लाया, ये हम बोलते हैं कांग्रेस ने लाया। उसमें शाहबाद वाला नाम रखने की क्या जरूरत पड़ी? तो क्यों नहीं है, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, अगर वेरीनाग में तहसील है तो शाहबाद वाला नाम, लोकेशन एट वेरीनाग, शाहबाद वाला तो है। उस चीज को लेके अभी लड़ाइयाँ होती हैं। नौगाम एक दिन लड़ता है वेरीनाग से कि भाई शाहबाद वाला तहसील है, तहसील को कपरन ले जाओ, तहसील को नौगाम ले जाओ। वेरीनाग वाले अब लोग कंफ्यूजन कर रहे, तब कंसेंसस से वो हुआ। जिस तरीके से ब्लॉक वेरीनाग है वो नौगाम में एस्टैब्लिश हुआ है। आप 20 साल मेरे बाद में पैदा हुए हो, आप आज की बात रख सकते हो, मैं उसमें इनकार नहीं कर सकता। जब से मैंने यहाँ सियासत की है, आपके वेरीनाग में आपके पिताजी जानते हैं और आपके उनके इक्वलेंट दोस्त जानते हैं। ये क्रिएट किया हुआ वोर्ड है उन NGOs का, शाहबाद वाला। ये मैंने नहीं किया है, ना मैं तफरुक डालने वाला हूँ। मैं तो फेविकोल से जोड़ने वाला आदमी हूँ, मैं डिवाइड करने वाला नहीं। ये डिवाइड कुछ और लोग कर रहे हैं अपने हकीर मफाद के लिए। मेरे लिए जहाँ जम्मू कश्मीर एक है, उसी तरह से डूरू, शाहबाद, सारे इलाके एक जैसे। मैंने किसी को भी मतलब छोटा या बड़ा नज़र से नहीं देखा। मैंने हिंगीपोर को भी उसी नज़र से देखा और आपके मजमू को भी उसी नज़र से देखा, खोशीपोरा को भी। जिस जगह पर जिस तरह की रिक्वायरमेंट थी, उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने की मैंने कोशिश की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे कांग्रेस के सदर गुलाम मोहम्मद मीर। मजीद खबरों के लिए जुड़े रहे JK लाइव के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।